आजकल चल रही तनातनी के चलते इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में विवाद काफी हद तक बढ़ चुके हैं। मगर ये विवाद आज का नहीं है, हजारों सालों से चल रहे ज्यूज के ऊपर अत्याचार के कारण है। मगर 1993 की ट्रीटी साइन होने के बाद दोनों देश एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। लेकिन आज हम जानेंगे दोनों देशों के शुरू से अभी तक के विवादों को। ये बात तो आपको पता होगी कि किस प्रकार हिटलर ने ज्यूस के खिलाफ अत्याचार किया। लेकिन बात शुरू होती है हजारों साल पहले से। कहा जाता है जीसस क्राइस्ट का जन्म जूइश फैमिली में हुआ था। मगर कुछ क्रिश्चियंस मानते हैं कि कुछ ज्यूस जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करवाना चाहते थे। यह विचारधारा ऐसी थी जो कई सालों तक, दशकों तक, इवन सेंचुरीज तक चलती रही। और जब क्रूसेड्स हुए, क्रूसेड्स मतलब कि एक सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर्स जब हुए, तो आज से हजारों साल पहले क्रिश्चियंस ने ज्यूस को काफी संख्या में मारा। उस जमाने में ज्यूस के खिलाफ काफी झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी कि कैसे वो क्रिश्चियन बच्चों का खून पी लेते हैं या फिर उनको रिलीजियस रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीजों से नफरत बहुत ज्यादा थी ज्यूस के खिलाफ। जितना हेट ज्यूस को सहना पड़ा होगा, उतना शायद ही किसी और रिलीजन को इतना सहना पड़ा होगा। पिछले कुछ हजार सालों में 1800 के बाद से ये जो नफरत थी ज्यूस के खिलाफ, ये न सिर्फ रिलीजियस रीजन्स की वजह थी, बल्कि ज्यूस को अलग इथनिसिटी भी करके देखा जाने लगा। इन्हीं सब रीजन्स की वजह से दुनिया भर में रहने वाले ज्यूस के अंदर ऐसी भावनाएं जागने लगी कि कोई भी देश हमें अपना नहीं मानता। अगर हमें सुकून से रहना है तो हमें खुद का एक देश बनाना पड़ेगा, एक ज्यूइश कंट्री बनानी पड़ेगी। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच मतभेद की शुरुआत होती है ओटोमैन साम्राज्य के खत्म होने के साथ। पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का भी प्रभाव देखा गया। नेशनलिज्म की लहर इनको एक कर रही थी। जर्मनी और इटली जैसी कंट्रीज नेशनलिज्म के नाम पर एक हो रही थी। इसका इफेक्ट ज्यूस के बीच भी देखने को मिला। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ओटोमैन हारने की कगार पे था। उस टाइम ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बेल्फोर ने ज्यूस को यह इंगित किया कि वो ज्यूस को उनकी हॉली प्लेस पैलेस्टीन देगा और दोबारा वहां उनको रहने का स्थान बनवाएगा। और ब्रिटेन ने यहाँ पर ज्यूस के साथ बेल्फोर डिक्लेरेशन किया। इसके बाद ब्रिटेन ने फिर एक गेम खेल दिया। उसने फ्रांस और रसिया के साथ साइक्स-पीकॉट एग्रीमेंट साइन किया। इसके अंतर्गत मिडिल ईस्ट को कई अलग हिस्सों में बांट दिया गया और कहा कि विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। इसमें ब्रिटेन ने पैलेस्टीन को अपने हिस्से में रखा, वहीं सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दे दिया गया और टर्की का कुछ पार्ट रशिया को। इसके अलावा ब्रिटेन ने अरब से कहा कि हम तुम्हें पैलेस्टीन देंगे, क्योंकि अरब्स का मानना था कि उन्हें सीरिया से लेके यमन तक एक अरब कंट्री बनानी है। वहीं ब्रिटेन ने सबको बेवकूफ बना के पैलेस्टीन अपने हिस्से में रखा। इससे हमें पता चलता है ब्रिटेन ने ज्यूस के साथ बेल्फोर डिक्लेरेशन, फ्रांस के साथ साइक्स-पीकॉट एग्रीमेंट और अरब के साथ मैकमोहन हुसैन करेस्पॉन्डेंस की। और आपको बता दें कि 1917 से पहले क्रिश्चियंस, ज्यूस और मुस्लिम्स ओटोमैन एम्पायर के अंदर शांति से रहते थे। इसका एक रीजन यह भी हो सकता है, यहाँ जो जमीन थी ज्यादातर खाली थी और बहुत कम सेटलमेंट्स हुए थे और पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। और उस समय ना यहाँ कोई इजराइल था, ना वेस्ट बैंक और ना गाजा पट्टी, सिर्फ पैलेस्टीन था। 1918 से लेकर 1948 तक पैलेस्टीन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा और इस समय कंट्रोल जर्मनी में हिटलर के हाथों में आ गया था। उसने ज्यूस के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। करीब 42 लोग ज्यूस को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया और ज्यूस को लगा कि उनकी हॉली प्लेस पैलेस्टीन से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती।
तो ब्रिटिश अंपायर ने उन्हें आने दिया, लेकिन बाद में अरब्स के दबाव के चलते उन्हें आने से बैन कर दिया। ब्रिटेन के बैन करने के कारण वहां पर इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है पैलेस्टीन में, और एट द सेम टाइम 1940s के आते आते पैलेस्टीन नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत हो जाती है और पैलेस्टीन भी डिमांड करने लगता है अपनी कंट्री बनाने के लिए। उसके चलते 1948 में ब्रिटिश अंपायर पैलेस्टीन छोड़ के चला जाता है और कहता है तुम ज्यूज लोग अपना देश बना लो और तुम पैलेस्टीन लोग अपना। तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमसे यह नहीं हो पाएगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है यूनाइटेड नेशंस को, और उसी वक्त यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आया था। और दूसरी तरफ ज्यूस और अरब के बीच में मतभेद बढ़ जाता है। इस मसले पर यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के बाद ये कहा जाता है जहां ज्यूस की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां उन्हें इजराइल दिया जाएगा और जहां अरब्स ज्यादा होंगे उन्हें पैलेस्टीन दिया जाएगा, और बचता है जेरूसलम। जेरूसलम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है तीनों धर्मों के लिए, ज्यूस, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। तो यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है जेरूसलम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा और ज्यूज लोग इस प्लान को स्वीकार करते हैं और अपने नए देश का नाम इजराइल रखते हैं। और यहाँ जन्म होता है इजराइल देश का 1948 में। लेकिन जो बाकी नेबरिंग अरब कंट्रीज थी वह इस प्लान से बिल्कुल खुश नहीं थी। उनको ये लगता है कि ब्रिटिशर्स का एक तरीका है कॉलोनियलिज्म को जारी रखने का। वो कहते हैं ज्यूस को वो इतना सा भी पार्ट नहीं लेने देंगे, और इस पर एक वॉर हो जाता है और उसका नाम दिया जाता है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर ऑफ 1948। और अब इस छोटे से देश पे कई सारी कंट्रीज मिलकर लड़ती हैं, मगर ये लड़ाई ज्यूस के लिए उनके एग्जिस्टेंस की थी कि अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी और उनका धर्म लगभग खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। और इस छोटे से देश पर इराक, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट हमला करता है। अचंभे की बात यह है कि इजराइल यह युद्ध जीत जाता है। इस युद्ध के बाद जॉर्डन के पास पैलेस्टीन का पूरा वेस्ट बैंक पर नियंत्रण हो जाता है और गाजा पट्टी पर इजिप्ट का कब्जा हो गया और वहीं कुछ बची हुई थोड़ी सी जमीन इजराइल के हाथों में आ गई थी। इस युद्ध के बाद पैलेस्टीन का अस्तित्व ना के बराबर हो गया था और 7 लाख पैलेस्टीनियंस को अपना देश छोड़ना पड़ा और इनको कहा जाता है 1948 पैलेस्टीनियन एक्सोडस। इसके बाद 1967 में फिर इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन हमले की योजना बनाते हैं, मगर उससे पहले इजराइल इन तीनों देशों पर हमला कर देता है। इससे तीनों देशों को काफी नुकसान होता है। इसके बाद इजराइल सीरिया से गोलन हाइट और इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला चला जाता है और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से सिनाई पेनिनसुला वापस करना पड़ता है। इस वॉर को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। पैलेस्टीन लोग खुद का देश चाहते हैं तो उससे फाउंडेशन होती है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑपरेशन। पीएलओ की शुरुआत में यह एम होता है कि आर्म्ड फोर्सेस या हथियारों के थ्रू इजराइल जैसे देश को नष्ट करना। इसकी वजह से यूएसए और इजराइल इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन एक बात देखने वाली यह है कि एक इंसान के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वह टेररिस्ट है, मगर दूसरी की तरफ से देखोगे तो ये रिवॉल्यूशनरी है, देश की आज़ादी चाहते हैं। 1973 में एक और थर्ड अरब इजरायली वॉर होती है और इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे कुछ खास बदलाव नहीं होता है। लेकिन 1974 में पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। ये पैलेस्टीनियंस लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस टॉक सक्सेसफुल होती हैं और इजिप्ट पहला अरब कंट्री बन जाती है इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने के लिए। 1978 में
इजरायली प्राइम मिनिस्टर मेनाचेम बेगम और इजिप्टियन पीएम अनवर सदात को नोबेल प्राइज मिलता है इस सक्सेसफुल पीस ट्रीटी के लिए। लेकिन 2 साल बाद इजिप्ट प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर दिया जाता है राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। जो कट्टरवादी लोग थे वो कहते थे कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हम उन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। उनको जाके असैसिनेट कर दिया। 1967 से 1980 लगभग 10 साल हो जाते हैं और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा होता है। तो इसके बाद इजरायली लोग वेस्ट बैंक में रहने लग जाते हैं। कुछ लोग चीप हाउसिंग, कुछ लोग रिलीजियस नेशनलिज्म की वजह से रहने लगते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन इन सेटलमेंट्स को इलीगल मानती है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के अगेंस्ट जाती है। 1992 में इजराइल को बहुत अच्छे पीएम मिलते हैं, यित्ज़हाक रबीन। वह कहते हैं पीएलओ कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बस अपने देश के लिए चिंतित है। वो पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं और पीएलओ भी उनको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। और इससे दोनों के बीच में ओस्लो एकॉर्ड्स होते हैं 1993, जहां दोनों देश डिसाइड करते हैं कैसे पैलेस्टीन और इजराइल का डिवीजन करना है, कैसे दोनों देशों को पीसफुली डिवाइड करना है और हम कैसे नई पैलेस्टीनियन कंट्री बना सकते हैं। इसके रिजल्ट में 1994 में पहली बार पैलेस्टीन की सरकार इस्टेब्लिश होती है और इसे नाम दिया जाता है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। पैलेस्टीनियंस लोग बहुत गिने चुने एरियाज में रहने लगते हैं। वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। एरिया ए जहां पैलेस्टीन सरकार अपना कंट्रोल रखेगी, एरिया बी जहां दोनों सरकारें कंट्रोल रखेंगी, एरिया सी जहां इजरायली गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगी। यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन रियलिटी में पैलेस्टीन को गिने चुने टुकड़े मिलते हैं वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में जहां अपना देश बना सके। इस तक दोनों देशों के बीच बहुत पीसफुल सॉल्यूशन मिलता है। इसकी वजह से प्रेसिडेंट यासिर अराफात और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रबीन को 1994 में नोबेल पीस प्राइज मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी सिचुएशन का सत्यानाश हो जाता है जब तक इजराइल के एक्सट्रीम राइट विंग जूइश लोग पीएम का असैसिनेशन नहीं कर देते, ठीक उस तरह जैसे गोडसे ने गांधी जी को मारा था। एक जूइश एक्सट्रीमिस्ट ने 3 गोलियां मार दी 1995 में इजरायली पीएम को, क्योंकि ये कट्टरवादी लोग कहते हैं कि कैसे आपने कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं पैलेस्टीन के साथ, उन्हें इतनी सी भी जमीन क्यों दें, हम तो पूरा इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर चाहते हैं। इसी कंडीशन की वजह से सब बिगड़ जाता है और इसी इंसिडेंट से पहले पैलेस्टीन के कुछ कट्टरवादी लोग आकर मिलते हैं और हमास ग्रुप को बनाते हैं। और ये हमास ग्रुप कहता है कि ये पीएलओ वाले बहुत ही सेकुलर बन रहे हैं, इजराइल के साथ ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन हम कट्टरवादी लोग इजराइल को नक्शे से मिटाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हम कट्टरवादी लोग मिलके एक ग्रुप बनाएंगे जो इजराइल को खत्म करेगा। इससे हमास ग्रुप की स्थापना होती है और पीस ट्रीटी 1994 के बाद जूइश लोग अपने पीएम से नफरत करने लगते हैं और दूसरी तरफ हमास ग्रुप पीएलओ से नफरत करने लगता है। हमास ग्रुप न सिर्फ पैलेस्टीन में 1996 के इलेक्शंस को बॉयकॉट कराता है, बल्कि सुसाइड बॉम्बिंग भी कराता है इजराइल में। और इसकी वजह से दोनों तरफ इजरायली और पैलेस्टीनियन लोग 1995 से और भी ज़्यादा नफरत करने लग जाते हैं। 2002 के अराउंड दोनों के बीच में वायलेंट प्रोटेस्ट देखे जाते हैं। दोनों साइड में 100 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। वेस्ट बैंक पर दीवारें बन जाती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हो जाते हैं, जिसके चलते पैलेस्टीनियन लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। और 2006 में हमास ग्रुप इलेक्शन करवाता है और काफ़ी छोटे मार्जिन से जीत जाता है और पीएलओ वाली पार्टी फतेह हार जाती है। हमास 132 में से 74 सीट जीतता है
और इससे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में 2007 में सिविल वॉर हो जाता है। इंटरनली लोग लड़ने लग जाते हैं पैलेस्टीन में, और 2007 में इसको बैटल ऑफ गाजा कहा जाता है। और अब पैलेस्टीन दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है वहाँ हमास ग्रुप का कंट्रोल हो जाता है, और वेस्ट बैंक वाले एरिया में फतह और पीएलओ का कंट्रोल हो जाता है। और ये पीएलओ वाले नॉन वायलेंट और एक्चुअल गवर्नमेंट की तरह रूल करते हैं वेस्ट बैंक पे। लेकिन गाजा स्ट्रिप पे जहाँ हमास का कब्जा है, वो एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह उस एरिया को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। और जो रॉकेट्स फेंके जाते हैं इजराइल की तरफ से, वो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है। और वेस्ट बैंक जहाँ पर पीएलओ का कंट्रोल है, वहाँ किसी तरह का वायलेंस देखने को नहीं मिलता है। और जो इजराइल है वो वेस्ट बैंक पे हमेशा कब्जा करता आया है और कॉलोनाइजेशन किया है, जिसके कारण अधिकतर अटैक होते रहते हैं। और जो रिसेंट अटैक हुआ 2021 में, वह गाजा स्ट्रिप से ही हुआ था। बहुत से लोग कहते हैं 1948 और 1967 के पार्टीशन प्लान के हिसाब से यहाँ डिवीजन करके शांति कायम हो सकती है, मगर उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जैसे कि जो इजरायली लोग हैं उन्होंने वेस्ट बैंक पे रहने लगे हैं, उनका वहाँ पर प्रॉपर परमानेंट सेटलमेंट हो चुका है, इसलिए दोनों के बीच में समझौता हो पाना काफी मुश्किल है। और आशा है आपको इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में शुरुआत से अंत तक के विवाद की जानकारी हुई होगी। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।